हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। तो हम आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है अमेंडमेंट्स जो हमारी एप्लीकेबल है नवंबर 21 के लिए। और ये अमेंडमेंट्स हमारी जो है बेसिकली मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट जो है आईबीसी 2016 में आ रखे हैं। और सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली आईबीसी 2016 के अमेंडमेंट जो हैं प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस आया है उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा। और ये प्री पैकेज जो हमारे पास आया है, प्री पैकेज जो हमारा एमएसएमई के लिए इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है पूरा का पूरा, उसके बारे में हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे। दो पार्ट्स में मैंने अमेंडमेंट्स को बांटा है। एक तो मैं पूरा का पूरा आईबीसी का जो ये प्री पैक्ड वाला प्रोसेस है वो आपको समझाऊंगा, और दूसरे वाले वीडियोज़ में जो भी मिसलेनियस पार्ट्स बचा होगा जैसे फेमा वगैरह की डेफिनेशन वगैरह में जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर आईबीसी में अमेंडमेंट्स आई हैं तो वो प्री पैकेज्ड हमारा ही ये अमेंडमेंट है क्या। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो देखो, मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को बता दूं समराइज वे में, तो ये हमारा जो एमएसएमई होता है, एमएसएमई उसके बारे में बात हो रखी है कि उसका जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। आप लोगों को याद होगा जब आईबीसी का अगर हम मेन चैप्टर पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक लॉ में जाके, इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D में, तो आईबीसी में जब हम जाते हैं तो लास्ट में इन्होंने एमएसएमई के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता रखी है कि गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है पूरा का प्रोसेस। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई कर दिया है और आपके लिए इसे एप्लीकेबल कर दिया गया है नवंबर 21 एग्जाम्स में। पहले नहीं हुआ करता था, अब ये पूरा का पूरा फ्रेश कुछ 4-5 पेजेस में ये बनेगा। तो ये पूरा का पूरा आईसीआई ने डाल दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ से हमारी अमेंडमेंट स्टार्ट हो रही हैं आईबीसी 2016 की। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जो छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, जैसे सेक्शन नंबर 4 में आया है, मतलब प्री पैकेज्ड वर्ड घुसाया गया है, वही अमेंडमेंट है, कोई बड़ी अमेंडमेंट्स नहीं है। इसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ मिसलेनियस पार्ट वाली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका छोड़ने का रीज़न ये है कि ऊपर बहुत सारे सेक्शंस हैं जो हमारे पूरे प्रोसेस में जो है सेक्शंस यूज़ होने वाले हैं वो इन सब में कहीं ना कहीं घुसा रखे हैं, जैसे सेक्शन नंबर 46 वगैरह वगैरह। तो जब हम एक बार पूरे प्रोसेस को पढ़ लेंगे और उसके बाद ये जो छोटी मोटी चेंजेस डेफिनेशन में आई हैं उसको रीड करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैंने उसको सेकंड वीडियो में रखने का सोचा है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर करने के लिए जो है पूरा का पूरा ये वाला प्रोसेस जो हमारा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इस चैप्टर 3A को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। काफ़ी बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ प्रोसेस है, ऑब्वियसली नया नया है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से डिटेल में पढ़ें और टाइम लगा के पढ़ें। ऑब्वियसली इसके बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर हो पाया पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, इफ़ पॉसिबल मैं इसकी समराइज प्री पैकेज की एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें 1 या 1.5 पेज में वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो पॉसिबल है तो करूँगा, कि फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए, तभी करूँगा वो मेहनत। वरना इससे आप फटाफट से 2 की स्पीड पर जब भी आप रिवाइज़ करना चाहें तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक वर्ड यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने आईबीसी बड़ा वाला पार्ट पढ़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कहीं ना कहीं जो हमारा बेस रहेगा ऑब्वियसली वही रहेगा जो हमारा सेम। ठीक है, बस थोड़ी बहुत टर्म्स अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है 90% 99% सेम ही रहता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास आती है हेडिंग वो कहती है कॉर्पोरेट डेटर्स जो एलिजिबल है फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कौन कौन से कॉर्पोरेट डेटर्स हैं जिनके लिए प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 54A आया जिसने ये बताया कि एप्लीकेशन जो होती है इनिशिएट करने की प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्रोसेस को, वो हमारी जो है करी जा सकती है कॉर्पोरेट डेटर, उन कॉर्पोरेट डेटर्स के द्वारा जो जिसे एमएसएमई में क्लासीफाई किया गया है, जिनको एमएसएमई में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन किस में फाइल करी जाएगी, सेक्शन नंबर 7 में फाइल करी जाएगी। और सेक्शन नंबर 7 हम सबको पता है जहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो ये जो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किसके लिए आया था, ये एमएसएमई के लिए आया था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, सब सेक्शन 1 में मैंने आपको ईजिली बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द सबसेक्शन 1, जो ऊपर वाला सबसेक्शन था, एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है इनिशिएट करने के लिए प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो डिफॉल्ट इनकर करता है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में मैं आपको बता दूं जहां पर एक सिंपल सी चीज बोली गई थी कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट होगा, 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट होगा तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो सेम बात यहां पर भी लिखी गई है एमएसएमई के लिए भी कि अगर कोई एमएसएमई 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है और सीआईआरपी स्टार्ट किया जा सकता है। तो यही बोला गया, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन
resolution process may be made in respect of a corporate debtor who commits a default, जो default करेगा, refer to section number 4, अपन को आप बुक खोल देंगे साथ में तो वहाँ पर आपको दिखेगा 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट वाली बात, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का अगर डिफॉल्ट होगा तो एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी एमएसएमई के अगेंस्ट में भी। वो 1 करोड़ की लिमिट आपको पता ही है क्यों कर दी गई थी, क्योंकि हमारा कोविड वगैरह आ गया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फटाफट से इसको चेंज कर दिया था, जो पहले 1 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमसे बोलता है वो ये बोलता है कि इट हैज़ नॉट अंडरगोन प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और कंप्लीटेड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज द केस में बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 प्रीसीडिंग द इनिशियल डेट, मतलब 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द, पिछले 3 साल में, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पिछले 3 साल में उनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं होना चाहिए तो उनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। आपको एक सेक्शन याद होगा, सेक्शन नंबर 11, जहां हम नॉर्मल डेटर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी टाइप की बातें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर भी ये वाली बातें लिखी गई हैं, लेकिन सेक्शन दूसरा है और ये एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। वहाँ पर पीरियड थोड़ा अलग था, वहाँ 1 साल का पीरियड था, यहाँ 3 साल का पीरियड डाला गया है। ठीक है, तो एज इट हैज़ नॉट अंडरगॉन, मतलब वो अंडरगॉन नहीं होना चाहिए कोई भी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, या उनका कंप्लीट नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पिछले 3 साल में कभी भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट अंडरगोइंग, मतलब अभी फिलहाल उनका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ना चल रहा हो, या तो पिछले 3 साल में कभी पूरा ना हुआ हो, मतलब पिछले 3 साल में कभी पूरा ना हुआ हो, या अभी फिलहाल ना चल रहा हो, कंटिन्यू ना हो रखा हो। उसके अलावा लिक्विडेशन ना चल रहा हो, जो सेक्शन नंबर 33 में लिक्विडेशन के लिए प्रोसीडिंग ना स्टार्ट हो गई हो, और वो बंदा एलिजिबल होना चाहिए क्या करने के लिए, सबमिट करने के लिए। सेक्शन नंबर 29A जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होना चाहिए वो एलिजिबल होना चाहिए सेक्शन नंबर 29A के तहत कि वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सके। उसके अलावा ई पॉइंट क्या कहता है, द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग सच नंबर एंड सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड हैव प्रपोज्ड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज आरपी फॉर कंडक्टिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, एंड द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66% in the value of financial debt due to the such creditors have approved such proposal in form as may be prescribed। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है जो रिलेटेड पार्टी नहीं है, ऑब्वियसली हमने वहां पर भी पढ़ा था फाइनेंशियल क्रेडिटर वही बंदे बनेंगे जो हमारे रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे नाम किसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, जिसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वही फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हमारे रिलेटेड पार्टी नहीं है उसके 66% लोग अप्रूवल देंगे, तभी वो रेजोल्यूशन IRP जो है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा। सेम बात वहां पर भी ऊपर लिखी हुई थी, सेम बात नॉर्मल वाले में भी लिखी हुई थी, सेम बात हमारा प्री पैकेज में भी लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां भी 66% था, यहाँ भी 66% है, वहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टी, यहाँ पर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग द रिलेटेड पार्टी। प्रोवाइडेड दैट जहां पर कॉर्पोरेट डेटर्स के पास कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होगा, नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज, द प्रपोजल एंड अप्रूवल अंडर दिस क्लॉज शैल बी प्रोवाइडेड बाय सच पर्संस एज मे बी स्पेसिफाइड। जो भी पर्संस हमारे जैसे रूल्स में स्पेसिफाई किया जाएगा उसके हिसाब से वो पर्सन जो है प्रपोज करेंगे और अप्रूव करेंगे किसको, आरपी को। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि सेम बेस पे हमारा चल रहा है जो अब तक हमने पढ़ा है। इसके बाद एफ पॉइंट क्या कहता है, ये स्टार्ट करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस मे बी हैव मेड अ डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड स्टेटिंग इंटर एलिया, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर उन्होंने डिक्लेरेशन देना है, दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन देना है उन्हें, दैट द कॉर्पोरेट डेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद इन अ डेफिनेट पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ओके, दूसरा that the pre-packaged insolvency resolution process is not being initiated to defraud any person, and the name of the insolvency professional proposed and approved to be appointed as resolution professional under क्लॉज ई। मतलब अगर आपने डायरेक्टर्स ने, पार्टनर्स ने खुद से अपने आप को मारने की कोशिश करी, जब कॉर्पोरेट डेटर अपने एप्लीकेशन खुद से फाइल करता है जो हम नॉर्मली सेक्शन नंबर 10 में पढ़ते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी ट्यूनिंग दी गई है कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या पार्टनर्स जो भी होंगे कॉर्पोरेट डेटर के, उन्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट डेटर जो होगा वो फाइल करा एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड जो 90 डेज से ज़्यादा का नहीं है। दूसरा, द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं किया गया है, मतलब किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए हमने जो है ये इनिशिएट नहीं किया है, जो भी हमारा प्रोसेस है। उसके अलावा जो नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो प्रपोज किया गया है, अप्रूव किया गया है, वो एज पर द जो हमने ऊपर क्लॉज पढ़ा उसके हिसाब से ही है, मतलब कि 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी हमारे कमेटी में बैठे होते हैं उनका अप्रूवल है, उसके हिसाब से बना गया है। किसी के ऊपर भी कोई गलत, मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हमने अपॉइंट किया उसके ऊपर किसी भी तरीके से गलत काम का कोई भी दोष वगैरह उनके ऊपर नहीं लगा हुआ है, और उसके बाद हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं।
अगला पॉइंट क्या कहता है, द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन, उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर रखा है, और 2/3 ऑफ द सॉरी और एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन। बिल्कुल सेम डिट्टो सेक्शन नंबर 10 में भी यही बात लिखी हुई थी कि जब कॉर्पोरेट डेटर खुद से एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको या तो एसआर पास करना पड़ता है, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो मैंने जैसा आपको बोला था कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब समझ आता जाएगा कि ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ रखा है, बस इसमें थोड़ा सा वर्ड टर्म्स थोड़े अलग हैं, जैसे प्री पैकेज्ड यूज़ हो रहा है वही है, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत वाला कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद द कॉर्पोरेट डेटर शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग द रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग 66% इन वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर्स फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। ओके, मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो क्या करेंगे, उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से कि कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब यहाँ पर एमएसएमई हो गया, जहाँ ये प्री पैकेज में जब भी कॉर्पोरेट डेटर वर्ड है तो आप एमएसएमई समझ जाइएगा, ठीक है। कहता है कॉर्पोरेट डेटर जो है वो ऑब्टेन करेगा अप्रूवल किसका, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। कितने, 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, जितने भी जिनकी भी वैल्यू हमारी ड्यू बची हुई है, ठीक है, टू सच क्रेडिटर्स किसके लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी। ये बात ऊपर नहीं लिखी हुई थी, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर है लिखी हुई। तो एक बार और रीड करके मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। द कॉर्पोरेट डेटर शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टी, ऑब्वियसली नॉट लेस देन 66% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल चाहिए। किसके लिए फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड। ओके, ये नई बात थी इसलिए मैंने 2-3 बार आपको बताया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, जहां पर कॉर्पोरेट ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होंगे तो जो भी हमारा रूल स्पेसिफाई कर रखा होगा उसके हिसाब से काम चलेगा। ओके, फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, prior to seeking approval from the financial creditors under subsection 3, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, the corporate debtor shall provide financial creditors with, जैसे मतलब उस ऑब्वियसली कहता है कि जब हमारा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेने से पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि प्रायर वर्ड लिखा है, मतलब ये कह रहा है कि सबसेक्शन 3 में जो ऊपर हमने सबसेक्शन पढ़ा ऊपर, उससे पहले अप्रूवल लेने से पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर से कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि वो डिक्लेरेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डेटर को देना होगा कि डिफ्रॉड वगैरह करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। और उसके बाद एसआर पास के, जो एसआर के बारे में बात हो रखी थी, या 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल था, वो आपको देना पड़ेगा। जो भी हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान है जो कंफर्म कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 54 के, मतलब एक रेजोल्यूशन प्लान बना के आपको देना पड़ेगा जो हमारा इसके हिसाब से कि हमारा किस तरीके से, अगर आप सेक्शन नंबर 29A के तहत वो अप्रूव करते हो, सेक्शन नंबर 29A की पूर्तता करते हो, आप पूरा करते हो उसको कंडीशंस को, तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन प्लान बना के आप दे सकते हो 54K में। अभी नीचे हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से आपका कि एक प्लान बना के आपको देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जो अपना प्रोसेस को करना चाहते हो, ठीक है। और सच द इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दोगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन सब चीज़ों को देखेगा, कंसिडर करने के बाद 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूवल देंगे, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस हमारा उस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 54A पहला सेक्शन बहुत ही ईजी सेक्शन, बेसलाइन हमारा वही था जो हमने अब तक पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो मेन बात अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसमें सबसे पहले यही था कि एमएसएमई के लिए आया था ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें, दूसरा क्लॉज जो हमसे कहता है वो ये कहता है कि डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर का, सेक्शन नंबर 4, ये वाली बात लिखी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर बोला गया कि प्री पैक्ड, ये चारों कंडीशंस, हमारी 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि पिछले 3 साल में उनका ना हुआ हो प्रोसेस पूरा, कंटिन्यू ना हो रखा हो, लिक्विडेशन में ना हो, और वो एलिजिबल हो कि वो प्लान दे सकते हैं अपना। और फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है मिलकर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करें। उसके अलावा डायरेक्टर्स और पार्टनर जब वो खुद से एप्लीकेशन फाइल कर जाती है तो डिक्लेरेशन वगैरह देना होगा, और कि हम किसी को डिफ्रॉड नहीं करना चाहते हैं, नाम देना होगा IRP का, वही सब आपको देना होगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वही एसआर पास करना है, 3/4 ऑफ द पार्टनर्स की अप्रूवल लेनी है। उसके अलावा द कॉर्पोरेट डेटर शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर, वही अप्रूवल लेना है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेने से पहले उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, एसआर पास करना पड़ेगा, या 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 54 के, जो अब अभी हम पढ़ेंगे नीचे जाके, तो मैं आपको लिंक करवा दूंगा। और सच द इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड। और उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें देने के बाद अगर मैं सब सेक्शन 3 पे आता हूं तो सिंपल सी चीज़ है, 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है अप्रूवल दे देंगे, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी
रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। दैट्स इट। बहुत ही अच्छे से हमने 54 को पढ़ा और उसके बाद दोबारा मैंने एक बार आपको रिवाइज भी करवा दिया 54A। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 54B। वेरी वेरी इजी सेक्शन। क्या कहता है, ड्यूटीज़ क्या होंगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले क्या ड्यूटीज़ रहेंगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 54B का अगर मैं पहला सब सेक्शन पढ़ूँ तो इसमें बोला गया है द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज़। ये सारी ड्यूटीज़ है जिसको अपॉइंट किया गया है 54A सबसेक्शन ई में। आपको याद होगा जो हमारा ई में हमने ऊपर अपॉइंट किया था तो उसके बारे में ड्यूटीज़ उसके बारे में बता रखी हैं। देखते हैं क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहला, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड कन्फर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 54A एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 54A4। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो इसके अंदर ये बोला गया कि एक रिपोर्ट तैयार करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कि क्या हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है वो सारी कंडीशंस की पूर्तता कर रहा है जो सेक्शन नंबर 54A में हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फाइल करे सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड। जो हमारा स्पेसिफाई कर रखा होगा रूल्स में वो रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे और सच अदर ड्यूटीज एज मे बी नोटिफाइड जो है उसे परफॉर्म करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो हमारा ड्यूटीज क्या होंगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, अगर वो शेल सीज इफ, मतलब कहता है द ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सबसेक्शन 1 शेल सीज इफ, मतलब उसको सीज हो जाएगी अगर कब अगर कॉर्पोरेट डेटर जो है फेल कर जाता है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। जो हमारा टाइम पीरियड था 90 डेज का उसके अंदर, ठीक है, एज स्टेटेड अंडर द डिक्लेरेशन, जो हमारा डिक्लेरेशन के टाइम में बोला गया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय द AA एज द केस में। और एप्लीकेशन जो है हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की वो NCLT के द्वारा एडमिट हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है तो उस केस में हमें ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं, वो हमारी ड्यूटीज जो है सीज हो जाएंगी हमारी, किसकी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, इन दोनों केसेस में। तो ये पूछा जा सकता है कि कब हमारी ड्यूटीज जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सीज हो जाएंगी, ऊपर वाली ड्यूटीज नहीं करनी होंगी, कब, जब ये दोनों कंडीशंस हमारी होंगी। उसके बाद द फीस पेबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो फीस पेबल होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इन रिलेशन टू द ड्यूटीज जो उसने परफॉर्म करी है सबसेक्शन 1 में, शैल बी डिटरमाइंड एंड बॉर्न इन एज सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा तो जो भी हमारा वो कॉस्ट वगैरह होगा उसका जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके हिसाब से होगा। और वो फीस जो होगी वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कॉस्ट बनेगी अगर एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट करी जाती है NCLT के द्वारा तो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है और यह बात हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 54 जब अपन पढ़ते हैं 53 आई गेस, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कि हमें सबसे पहला पैसा जो है इंसॉल्वेंसी कॉस्ट का और जो हमारा लिक्विडेशन कॉस्ट होता है उसका देना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये भी प्री पैकेज जो इनका कॉस्ट होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, जो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं, जो रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने वाले हैं, बाकी का प्रोसेस आगे पूरा देखने वाले हैं, उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी कॉस्ट होगी वो डिटरमाइन करी जाएगी और वो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कॉस्ट बनेगा और सबसे पहले उनको पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 54B हमारा कंप्लीट होता है जिसमें सिंपल अगर हम याद रखना चाहें 54B को तो हम ऐसे याद रख सकते हैं थ्योरेटिकल में कि ड्यूटीज़ क्या होंगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की इन केस ऑफ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के पहले, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल होगा। एप्लीकेशन टू इनिशिएट द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है जहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर रिक्वायरमेंट मीट करता है 54A की, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग इंसॉल्वेंसी अथॉरिटी, मतलब NCLT के पास फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है, ओके। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ओके। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन के साथ उसको क्या क्या देना होगा, वही सेम बात है कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, SR देना पड़ेगा या कोई और रेजोल्यूशन, 3/4 ऑफ द क्रेडिटर्स, 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल एंड द अप्रूवल ऑफ द जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का आपने अप्रूवल लिया था सेक्शन नंबर 54A में, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल, जो 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया था कि हाँ आप इनिशिएट कर सकते हो प्रोसेस का। ये 66% जो एप्लीकेशन अप्रूवल दे रहे हो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर का, ये वो है जो नया पॉइंट था जिसको मैंने 2-3 बार आपके साथ डिस्कस किया था कि 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए होगा बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस टू NCLT, ओके। सो एक तो डिक्लेरेशन देना है, उसके बाद
आते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या कहता है दूसरा पॉइंट? हमसे कहता है नाम देना है और रिटर्न कंसेंट देनी है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है उसका। ऑब्वियसली ये भी हमने नॉर्मल बातें हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा डिक्लेरेशन देना है रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा दैट मे बी इन द स्कोप ऑफ प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर चैप्टर 3 फॉर रॉन्गफुल ट्रेडिंग। मतलब आपको इस बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोला जाता है, अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारी अभी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के स्कोप में आती है और रॉन्गफुल ट्रेडिंग में आती है, तो अगर उस पर कोई कार्रवाई चल रही है तो उसके बारे में भी आपको अगर वो स्कोप में उस सेक्शन में जो है फॉल करता है अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के, तो उसके बारे में भी आपको डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह की भी डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कब देना है? ये सारी चीज़ें तब देनी है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। इसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, वहाँ पर भी 14 डेज था और यहाँ पर भी 14 डेज है, ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, या तो एडमिट करेगा अगर एप्लीकेशन कंप्लीट होगी या रिजेक्ट कर देगा अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविजो डाला गया, एनसीएलटी जो है बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन नोटिस देगा रेक्टिफाई करने के लिए 7 डेज। जो हमने जब सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा था तो वहाँ सेक्शन नंबर 10 हमने पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ है कि 7 दिन का टाइम दिया जाता है एप्लीकेशन को करेक्ट कर लो, एप्लीकेशन को ठीक कर लो। ओके, अगला जो हमारा सबसेक्शन आता है 5th, कहता है द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वो कमेंस हो जाएगा जिस दिन से, मतलब कमेंसमेंट की डेट तभी होगी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो जिस दिन एनसीएलटी एप्लीकेशन, एनसीएलटी कह लो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह लो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा उसी दिन से कमेंसमेंट हो जाएगा किसका? ये हमारा जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का, पीपीआईपी कह सकते हैं हम प्यार से, लेकिन मैं प्री पैकेज ही बोलना प्रेफर करेंगे अभी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 54D। 54C इजीली हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें ये बताया गया कि एप्लीकेशन फाइल करते टाइम आपको क्या क्या देना है। एनसीएलटी 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, एंड इन केस इफ देयर इज समथिंग कि रेक्टिफाई हो सकता है तो 7 दिन का टाइम और दिया जाएगा, 7 डेज के अंदर अंदर ठीक करने का टाइम दिया जाएगा। और अगर इनकम्प्लीट हुई या उनको पसंद नहीं आया एप्लीकेशन में कि वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, और जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर जाएगी उसी दिन से हमारा कमेंसमेंट होगा किसका? सीआरपी का। सीआरपी कह लो, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कह लो, एमएसएमई का। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 54D। वेरी इजी, टाइम लिमिट बताया है कितने दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज। आ गई आपके पास एक और नई तारीख, 120 दिन, 120 डेज के अंदर अंदर आपका जो है पूरा का पूरा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। किस दिन से? जिस दिन से आपका कमेंसमेंट हुआ है, जिस दिन से आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट थी, मतलब जिस दिन से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया उस दिन से 120 दिन के अंदर, 120 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 120 डेज के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड subsection without prejudice to subsection 1, the resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors to the adjudicating authority under subsection 4 of or subsection 12 as the case may be of 54K। जो हम 54K अभी नीचे पढ़ेंगे 2-3 सेक्शंस के बाद, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना है? सबमिट करना है रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव्ड होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अंडर द सबसेक्शन 12 कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। मतलब जिस दिन से आपका प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हुआ उसके 90 डेज के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो आपको सबमिट करना है, और कब से? एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर रखा होगा। तो मतलब सबसेक्शन 1 में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपके सबसेक्शन 2 में ये बोला गया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करना पड़ेगा। वैसे अगर टोटल पीरियड हम बात करें तो 120 डेज है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने की बात बोली गई है कि सब कुछ आपका 120 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नीचे इन्होंने सेकंड प्रोविजन में क्या बोल दिया, बहुत ध्यान से सुना। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल सबमिट, वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एनसीएलटी को, ठीक है, 54K के सबसेक्शंस में कितने दिन के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो ये प्रोविजन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 90 डेज के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान आपके पास किसके पास सबमिट हो जाना चाहिए? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूव होने के बाद एनसीएलटी के पास सबमिट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, उसके 90 डेज के अंदर अंदर। वैसे अगर मैं पीरियड ऑफ कंप्लीशन की बात करूं तो वो 120 डेज है हमारा फ्रॉम द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ओके,
ठीक है। उसके बाद वेयर नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, जहां पर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया गया कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के द्वारा विद इन द टाइम पीरियड जो हमारा 90 डेज का था, ऑन द डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एनसीएलटी के पास फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्रोसेस इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब अगर 90 डेज के अंदर अंदर आप प्लान सबमिट नहीं कर पाए तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी एनसीएलटी के पास कि हमारा की प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब देखो 90 डेज में आपने प्लान सबमिट किया, 120 डेज का टोटल पीरियड है, उसके बाद एनसीएलटी भी तो अप्रूवल देता है, एनसीएलटी भी तो अप्रूवल देता है, तो वो सारा मिला जुला के सब कुछ 120 दिन में खत्म होना है। लेकिन प्लान आपको 90 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेने के बाद। किसके पास सबमिट करना है? एनसीएलटी के पास। उसके बाद एनसीएलटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह लो, वो समझेगा, सब कुछ देखेगा, अप्रूव करेगा और पूरा प्रोसेस 120 दिन के अंदर अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 90 डेज के अंदर अंदर अपन नहीं कर पाते तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टर्मिनेशन के लिए कि प्री पैकेज वाले प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, टेक्निकल टर्म्स नहीं थी, पूरा प्रोसेस सिंपल है। अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है तो ये हमारे को सिर्फ एक सेल्फ रीडिंग से भी हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई आपको बता देता है तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, बाद में आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। अभी मैंने बताया, आप फिर एक बार खुद से सेल्फ रीड करेंगे तो इट विल यू विल गेट द कमांड ओवर इट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, अगला सेक्शन जो हमारा आता है 54D के बाद 54D में टाइम लिमिट के बारे में हमने पढ़ा। एक बार और फटाफट से बता देता हूँ। पूरा प्रोसेस 120 डेज, प्लान आपको सबमिट करना है 90 डेज में। अगर प्लान सबमिट नहीं होता टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। 2 वर्ड्स में ये सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद 54E क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द प्री पैकेज। ये प्रोसेस सारे के सारे आप देख रहे हो, सब कुछ हमने पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बस ये प्री पैकेज के बारे में बताया जा रहा है। कहता है डिक्लेरेशन करना है किसका? मोरेटोरियम पीरियड का, और पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या कहता है सेक्शन नंबर 54E? हमसे ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो हमारी एनसीएलटी होती है ऑन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ एडमिशन अंडर सेक्शन 54C में जो एडमिट किया गया था एप्लीकेशन एनसीएलटी के द्वारा, उसके साथ वो क्या करेगा? उसके बाद डिक्लेयर कर देगा मोरेटोरियम फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, जो हमने सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 1 में पढ़ा हुआ है। वो मुटेंडिस हमारा अप्लाई करेगा। जो सेक्शन नंबर 14 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आईबीसी का, वो पूरा का पूरा सेम डिट्टो इसमें भी अप्लाई करेगा, जिसमें 4 बातें आपको याद होंगी। अगर मैं समराइज वे में बताऊं कि कोई भी केस हमारा इसके ऊपर नहीं चल सकता कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर, और अगर कोई चल रहा होगा तो वो अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी एसेट्स कोई बंदा रिकवर नहीं कर सकता। जो हमारा सरफाइसी का एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो भी नहीं हो सकता। और बाकी की जो हमारी चीजें हैं, क्या नाम है उसका, कोई भी अलग कोई बंदा जो है एसेट को बेच भी नहीं सकता, खरीद नहीं सकता ड्यूरिंग द हमारे ये 4 काम हमारे नहीं हो सकते। लाइसेंस वगैरह जो है वो हमारे इशू हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी चीजें जो जरूरी है कंपनी को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट डेटर को चलाने के लिए, वो हो सकती है मोरेटोरियम पीरियड में, लेकिन ये 4 काम हमारे नहीं हो सकते। तो यही हमारी सेम बातें प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में भी बोली गई है कि मुटेंडिस हमारा अप्लाई करेगा। ओके, उसके अलावा क्या काम होगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना, वो तो नाम उसके साथ ही चला जाएगा। आईआरपी का नाम देंगे, 66% ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रिएटर्स या कमिटी ऑफ क्रिएटर्स अप्रूव करेंगे और उस बंदे को जो है अपॉइंट किया जाएगा। उस बंदे के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही हो, और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो आईबीबीआई के द्वारा किया जाएगा, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही होंगी तो उसके बाद दूसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे। ये प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है पहले ऑलरेडी। अगर जिसका नाम दिया जाता है उसके ऊपर किसी भी तरीके की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही होती है तो अपन आईबीबीआई को बोलते हैं, और आईबीबीआई किसी बंदे का एक नाम देता है और आईबीबीआई जिसका नाम देता है उस बंदे को अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा क्या करना होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट करना होगा कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा एप्लीकेशन किसके द्वारा फाइल करी जाएगी? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा फाइल करी जाएगी। अब यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है पेपर में। अगर आप नॉर्मल वाले पॉइंट पे जाते हो सेक्शन नंबर 13 में, तो वहाँ लिखा हुआ है जो आईआरपी अपॉइंट होता है उस बंदे को, आईआरपी जो अपॉइंट होता है वो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा एमसीक्यू बना सकता हूँ या आईसीआई भी जरूर बना सकता है कि यहाँ पर वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहाँ पर आरपी नहीं, यहाँ आईआरपी नहीं है, यहाँ पर आईआरपी नहीं है। वहाँ पर आईआरपी था सेक्शन नंबर 13 में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? आरपी के द्वारा किया जाएगा। और जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद कि भाई मैं आ चुका हूँ, मेरा आप लोग अपने क्लेम्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ द मोरेटोरियम शैल हैव इफेक्ट टिल द डेट ऑन विच द प्री, जब हमारा ऑब्वियसली ये तो हमारे सब में बोला जाता है कि जब तक आपका प्रोसेस खत्म होगा तभी आपका जाके क्या होगा,
मॉरिटोरियम पीरियड भी खत्म होगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सेक्शन था। अब आते हैं अगले सेक्शन पे जो हमारा 54F है। देखते हैं क्या नाम है उसका, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द प्री पैकेज। ड्यूरिंग मतलब ऊपर अपने क्या पढ़ा था, ऊपर आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं बिफोर, मैंने बार बार मार्क किया था कि वहाँ ड्यूटीज़ बताई गई हैं बिफोर। तो आपको पेपर में ये याद रखना है कि दो ड्यूटीज़ हैं, एक बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी जिसमें डिक्लेरेशन और रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेगा वो और दिखाएगा कि हाँ ये कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल है, इसका प्री पैकेज हो सकता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम 54F में कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान क्या पावर्स और ड्यूटीज होंगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल कंडक्ट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द, किस तरीके से क्या क्या होगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज नेमली, ओके देखते हैं क्या क्या ड्यूटीज़ है भाई के पास, फटाफट से पढ़ लेते हैं, इसमें तो कुछ याद रखने जैसा है नहीं, ये तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट चेप दोगे अगर एग्जाम में आता है तो। वो कंफर्म करेगा जो भी लिस्ट ऑफ द क्लेम्स जो सबमिट करे जाएंगे कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, जो भी हमारे क्लेम्स वगैरह होंगे उसको कंफर्म करेगा, इन्फॉर्म करेगा क्रेडिटर्स को कि भाई मैं आ चुका हूँ और आपके क्लेम्स को हमने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया, उसके बारे में अपडेट करता रहेगा क्लेम्स को, मॉनिटर करेगा मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इन्फॉर्म करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज द केस में भी अगर कोई ब्रीच किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के द्वारा तो उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उनकी सारी मीटिंग करवाएगा, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसके बेसिस पर रेजोल्यूशन प्लान हमारा जो होता है बनता है, फाइल करेगा एप्लीकेशन, जो भी हमारी फ्रॉडलेंट अगर रॉन्गफुल ट्रेडिंग कुछ भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस वगैरह होंगी तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सच अदर ड्यूटी जो भी हमारी स्पेसिफाइड होंगी वो सारे काम करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक इसका पेज निकाल के कि ये ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, किसकी ड्यूटीज़ किसकी हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की हैं। ड्यूरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या ड्यूटीज़ है ये बता रखा है। और अब नीचे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पावर्स बता रखी हैं कि क्या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास होंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पावर्स। तो वही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी असेस कर सकता है, टैली वगैरह का असेस कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के पास या अकाउंटेंट्स के पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी असेस कर सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर एज द केस में भी अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर सकता है, अदर अपॉइंट्स प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकता है, एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो है इसके अलावा इसके अंदर क्या बोला गया कि कलेक्ट कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट्स, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था। उसके बाद फाइनेंस कर सकता है और ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर डिटरमाइनिंग द, हाँ ओके, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंस कर सकता है ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस दैट मे बी विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोविजंस। तो मैं आपको बताऊं ये क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कलेक्ट करेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन, एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कॉर्पोरेट डेटर की, क्योंकि लोगों को पैसा देना है तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी औकात क्या है, अगर टर्म्स में बोले, अच्छे वर्ड्स में बोले तो आपके पास कितनी वर्थ है कि आप लोगों को पैसा चुका सकते हो किस तरीके से। उसके अलावा अगर कोई फ्रॉडलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग होगी तो उसके बारे में भी बात कर सकता है। तो इसमें यही बोला गया टू डिटरमाइन the financial position of the corporate debtor and existence of the transactions that may be within the scope of provisions of the avoidance undervalue transaction जिसको कहा जाता है, या fraudulent transaction या wrongful trading अगर कुछ हो रखी होगी, including इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्री पैकेज, मतलब पिछले 2 साल में प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पिछले 2 साल पहले, पिछले 2 साल में आपने क्या क्या बिजनेस ऑपरेशंस किए उसकी डिटेल देखेगा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स जो पिछले 2 साल की है वो देखेगा, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखेगा, इनिशिएशन डेट मतलब जिस दिन प्री पैकेज स्टार्ट हुआ उस दिन क्या एसेट्स थी, क्या लायबिलिटीज थी, और उसके अलावा सच अदर मैटर्स एज मे बी determined। ओके। उसके बाद फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ प्रोविजन से ही कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो फर्निश करेगा सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर अवेलेबल विद देम टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय हिम। ओके, इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ओके, द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इट्स प्रमोटर एंड एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शैल एक्सटेंड ऑल द असिस्टेंस, वो सारे लोग जितने भी ऑफिसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे ऑफ द कंपनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो सारे के सारे सहयोग करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। और पूरा का पूरा जो सेक्शन नंबर 19 अपन ने ऊपर पढ़ा था, मतलब जब हम नॉर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 19 हमारा नॉर्मली प्रिवेल करेगा कि वो लोग कोऑपरेट करते हैं, वो सारी बातें ही सेम बातें लिखी गई हैं और वही बातें यहाँ पर भी फॉलो होंगी। उसके बाद 6th प्रोविजन से क्या कहता है, 6th सबसेक्शन कहता है द फीस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एनी एक्सपेंस जो इनकर्ड किया जाएगा इस रेजोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा वो डिटरमाइन किया जाएगा एज में बी स्पेसिफाइड मतलब जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, एंड प्रोवाइडेड दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है वो लिमिट इंपोज कर सकते हैं और कंडीशंस इंपोज
इम्पोज कर सकते हैं फीस एंड एक्सपेंसेस पे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फीस एंड एक्सपेंसेस जो है वो फॉर द पीरियड प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी वो रेटिफिकेशन के बेसिस पे होगा, मतलब अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसे रेटिफाई कर सकते हैं। तो ये सेम बात हमारी ऊपर नॉर्मली भी लिखी हुई है और इस वाले में भी कॉपी पेस्ट है ये बात। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता है कि क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या पावर्स होंगी ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, इसके बाद हमारे पास 54G आता है जिसमें बहुत सिंपल सी बात बोली गई, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, जिसके बेसिस पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है रेजोल्यूशन प्लान बनाता है। तो 54G सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद 54G। बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है द कॉर्पोरेट डेटर शेल विद इन 2 days ऑफ द प्री पैकेज्ड इन्फॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपडेटेड एज ऑन डेट। मतलब कॉर्पोरेट डेटर जिसका CIRP चल रहा है वो क्या करेगा, 2 दिन के अंदर अंदर, फिर से एक पीरियड आ गया ये भी आपको लिखना पड़ेगा, 2 days के अंदर अंदर वो क्या करेगा, जब से हमारा कमेंसमेंट हुआ है वहां से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सबमिट करनी होगी। किसको ये सबमिट करनी है, आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करनी है। और किसको सबमिट करनी है, कॉर्पोरेट डेटर को सबमिट करनी है। और किसको सबमिट करनी है, ये हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करनी है। कितने दिन के अंदर अंदर, 2 days के अंदर अंदर। क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, आओ फटाफट से रीड कर लेते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये याद रखना कि 2 दिन के अंदर देना है, ऐसा कुछ था कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पूरा तैयार होता है और फिर प्लान वगैरह बनता है। देखते हैं क्या क्या देना है। लिस्ट ऑफ क्लेम्स देने हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिटर्स वगैरह की डिटेल्स देनी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड गारंटीज वगैरह। एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, मतलब एक प्रिलिमिनरी, मतलब एक ये नहीं होता समरी, एक समराइज फॉर्म में बना के दे देना, उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थोड़ा सा उसमें चेंजेस वेंजेस कर देता है। जैसे अपन अगर आर्टिकल्स होते हैं तो हमारे बॉस बोलते हैं एक फटाफट से एक नोट्स तैयार करो, तो नोट्स टू अकाउंट्स अपन तैयार करते हैं, ठीक है, या ऑडिट रिपोर्ट अपन तैयार करते हैं, तो हम एक तरीके से सबमिट कर देते हैं अपने बॉस को और उसका बॉस उसके अंदर फाइनल चेंजेस करता है और उसके अंदर जो भी उसे लैंग्वेज वगैरह फॉर्मुलेट करनी होती है उसके बेसिस पे तैयार करता है। तो वैसे ही हमारा अगर कॉर्पोरेट डेटर की बात करें तो एक तो वो क्लेम सबमिट करेंगे, जो भी हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, उन सबकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और एक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बना के तैयार करके देंगे जिसके बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सारा आपको सबमिट, कॉर्पोरेट डेटर जो है 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेगा, 2 days के अंदर अंदर सबमिट करेगा। किसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जिसके बेसिस पे पूरा प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, सेकेंड क्या कहता है हमसे सबसेक्शन, वेयर एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स। मतलब अगर लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो प्रोवाइड करी गई है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से किसी बंदे को लॉस होता है या डैमेज होता है, तो उस केस में, या फिर और द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में कोई ऐसी डिटेल्स थी जिसकी वजह से किसी बंदे को परेशानी होती है, किसी बंदे का नुकसान होता है, तो एवरी पर्सन हु इज़ अ प्रमोटर, जो पर्सन प्रमोटर हैं या डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं कॉर्पोरेट डेटर के एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द कॉर्पोरेट डेटर और हैज़ ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेट डेटर शेल विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन नंबर 77A लायबल रहेंगे कंपनसेशन पे करने के लिए उस हर पर्सन को जो लॉस और डैमेजेस जिसको हुए हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट, अभी जो 2 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी लिस्ट ऑफ क्लेम्स की और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की, इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करी है जिसकी वजह से किसी पर्सन को लॉस या डैमेजेस हो जाते हैं, तो उसको प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर एज द केस में भी, जैसा भी कॉर्पोरेट डेटर है उसके बेसिस पे, ठीक है, या फिर किसी जिस पर्सन ने, या फिर इनके अलावा कोई और पर्सन जो ऑथराइज करता है इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो लोग लायबल होंगे क्या करने के लिए, पे करने के लिए कॉम्पेंसेशन टू एवरी पर्सन जिनको लॉस या डैमेजेस हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी बड़े लोग हैं कंपनी में, तो उनका जो है जिम्मेदारी बनती है कि सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाए और रेजोल्यूशन प्लान बन पाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया और किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन छुपाई और कल को उसको नुकसान हो गया, तो वो बंदा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास, NCLT के पास, किसी के पास भी जाके रो सकता है। और अगर ऐसा पता चलता है कि आपने गलत किया था तो आप लोग लायबल रहेंगे उस बंदे को कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है, उसके बाद नो पर्सन शेल बी लायबल अंडर सबसेक्शन 2, अगर हाँ, लेकिन आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, मतलब डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या जो भी कॉर्पोरेट डेटर के लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनकी लायबिलिटी नहीं होगी इफ द लिस्ट ऑफ द क्लेम्स और द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन वाज सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। लेकिन अगर इन लोगों को पता ही नहीं है, प्रमोटर को पता ही नहीं है, डायरेक्टर को पता ही नहीं है, पार्टनर को पता ही नहीं है, और उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ द नॉलेज जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, या फिर उन्होंने कोई भी गड़बड़ नहीं करी, किसी भी तरीके का उन्होंने गलत काम नहीं किया, तो उस केस में वो लोग लायबल नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये बात उनको भी बचाना, सोचना पड़ेगा ना भाई उनके बारे में भी। ओके, लास्ट
जो कहता है सबसेक्शन, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 54E, एनी पर्सन हु सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओमिजन और ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द लिस्ट ऑफ द क्लेम्स और द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी एंटाइटल, वो लोग मैंने बोला था ना कोर्ट में जा सकते हैं, हैविंग द जुडिक्शन टू सीक द कंपनसेशन और डैमेजेस, कोर्ट में जाएंगे, सॉरी मैंने एनसीएलटी बोल दिया था या मैंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल दिया था, उसको भूल जाना, बहुत सिंपल है, नीचे लिखा हुआ है साफ साफ कि कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो प्रोवाइड करी गई थी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में, उसमें तो मेरा नाम था ही नहीं और मेरे को लॉस वगैरह हुआ है, मुझे पैसे दिलवाए जाएं, तो वो बंदा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दैट्स इट। इसके बाद अगला सेक्शन 54H आता है जिसमें बात करी गई मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, किस तरीके से मैनेजमेंट जो है हैंडल करी जाएगी कॉर्पोरेट डेटा की ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। बहुत ही सिंपल है यार। ओके तो हम कहाँ पर थे, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर पे, सेक्शन नंबर 54H बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर ये बोला गया कि जब भी हमारा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड चलेगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है कि मैनेजमेंट जो होंगी अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो है वो किसके पास रहेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के पास रहेंगी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि जब हम नॉर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो एक चीज़ बोली गई है कि ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारा सस्पेंड हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन है जिसके बारे में मैं आपको नीचे बढ़ाऊंगा, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब जो मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट डेटर का वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा अगर 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 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऐसा बोल देते हैं कि उनके पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और जब 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऐसा बोलते हैं उसके बाद हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर जाती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी अगर ऐसा लगता है कि यस जो कॉर्पोरेट डेटर का अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंट मैनर में किया गया था या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट किया गया था कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट किसको दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, किसको दे देना चाहिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देना चाहिए, रेदर देन कि हमारा अफेयर्स जो है वो कौन चलाए, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं वो चलाएं। तो उनके फिर किसके पास चला जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेक्शन पे आपको लेके आया जिससे कि मैं आपको जब ये सेक्शन पढ़ाऊँ तो आपको लिंक कर पाऊँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से, छोटा सा सेक्शन है, फटाफट से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी, मतलब किसके पास रहेगा, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के पास रहेगा, प्रोवाइडेड, अभी हम जो अगला सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर दूसरी बात बोली गई है, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक्स इतना याद रख लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोशिश करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटेरियोरेट हो और खराब हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट को एज अ गोइंग कंसर्न चलाने की कोशिश करेंगे। एंड जो प्रमोटर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, पर्सनल्स होंगे एंड द पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो सारी की सारी जो भी ड्यूटीज हैं उसकी स्टैट्यूटरी राइट्स, ऑब्लिगेशंस वो सारी पूरी करेंगे। तो ये बात नॉर्मल तरीके से लिखी गई है। ये तब है जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ऐसा नहीं बोला है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पूरा का पूरा मैनेजमेंट चले जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोल देता है तो फिर पूरा का पूरा मैनेजमेंट इनके पास से हटके, कॉर्पोरेट डेटर के जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके पास से हटके कहाँ चला जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 54I, जो सिंपल सी बात कहता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना है, 7 डेज के अंदर अंदर ऑफ द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब जिस दिन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हुआ उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म करना है। ठीक है, अगर कोई भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में चेंजेस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, तो उसकी वजह से जो पास्ट के डिसीजन है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के वो चेंज नहीं होंगे। इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की लिस्ट में चेंजेस आ जाते हैं तो जो पास्ट के डिसीजंस हैं क्या उस पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आएगा अगर बाद में लिस्ट ऑफ द क्लेम्स अपडेट होती है तो। उसके बाद पहली मीटिंग कब होनी चाहिए, वो भी 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स 7 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये सेम बात जब हम नॉर्मल CIRP प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें भी बोली है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन नंबर 21 जो हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का था और जो मीटिंग वगैरह का था वो मुटेंडिस अप्लाई करेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, इसके बाद वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये वाला सेक्शन था जो मैं आपको लिंक कर रहा था। कहता है कि जहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एट द टाइम ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वोट करते हैं, ऑफ द वोटिंग शेयर्स रिजॉल्व करते हैं कि मैनेजमेंट जो है कॉर्पोरेट डेटर का वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चली जानी चाहिए, तो अगर 66% लोग ऐसा मानते हैं तो एक एप्लीकेशन फाइल कर जाती है NCLT के पास। और अगर NCLT भी इस ओपिनियन में है कि ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो है वो फ्रॉडलेंट मैनर में
करे गए थे, या फिर ग्रॉस मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट जो है हमने देखा है ऑन द साइड ऑफ डेटर प्रमोटर या पार्टनर्स के द्वारा, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है किसके पास भेज दिया जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास दे दिया जाएगा। आई होप आपने अब उसको कनेक्ट कर लिया होगा। बाकी इसमें ये बोला गया सेक्शन नंबर 14, 17, 18, 19 एंड 20 वो सारा का सारा 25, उसके बाद 28 वो मुटेंडिस जो हमने पिछले CIRP में पढ़ा था वो हमारा सेम जो है हमारा प्रिवेल करेगा। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन 54K वो हमारे पास आता है। और बहुत ध्यान से सुनना, ये अगर सेक्शन आपको आ जाता है, हो जाता है, तो एक तरीके से आपका 99% जो है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान क्या कहता है, द कॉर्पोरेट डेटर शेल सबमिट अ बेस रेजोल्यूशन प्लान। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक बेस रेजोल्यूशन प्लान जो होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर, हमारे कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना पड़ता है, ये एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एज अ कॉर्पोरेट डेटर जो है वो क्या करेगा, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करेगा 2 दिन के अंदर अंदर, 2 डेज के अंदर अंदर ऑफ द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एंड द रेजोल्यूशन प्लान जो प्रेजेंट किया जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा किया जाएगा। मतलब कॉर्पोरेट डेटर को अगर मैं बात करूं तो 2 दिन के अंदर अंदर प्लान सबमिट करना है, जिसको बेस रेजोल्यूशन प्लान बोला जाएगा, और उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद होगी कि 2 दिन के अंदर अंदर 2 चीज़ें करनी है कॉर्पोरेट डेटर को, एक जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और लिस्ट ऑफ द क्लेम्स जो अपडेट करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का बेस तैयार करके देना है, जिसके बेसिस पर रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा भी, और बाकी के अदर्स जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे उनके द्वारा भी। और दूसरा या एक चीज़ जो हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो भी सबमिट करना है 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू द अप्रूवल और इन्विटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एज द केस में भी। मतलब सिंपल सी बात ये बोलेगी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास जब हमारा रेजोल्यूशन प्लान, बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाएगा किसके द्वारा, कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, या तो वो उसके अंदर कुछ चेंजेस बोलेंगे नेसेसरी करने के लिए, तो कॉर्पोरेट डेटर उसके हिसाब से चेंजेस करेगा, या अदर्स जो हमारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे उन्होंने भी तो प्लान बनाए होंगे, तो उनसे भी प्लान मंगवा सकता है इन केस अगर उनको ऐसा लगता है कि जो प्लान सबमिट किया गया है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा बेस रेजोल्यूशन प्लान, वो सेक्शन नंबर जो हमारे है सेक्शन नंबर 30 की पूर्तता नहीं कर रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, द रेजोल्यूशन प्लान एंड द बेस रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट किया गया है वो कंफर्म करनी चाहिए, जो भी कंडीशंस हमारी सेक्शन नंबर 30 में है उन सबको अप्लाई, और वो मुटेंडिस जो है अप्लाई करेगा। जैसा कि आपको याद होगा कि मैनेजमेंट लॉ को पूरा करना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर का नुकसान नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कि डिसएग्री कर रहे हैं प्लान से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ही प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस प्लान में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेंगे, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर वो इंपेयर नहीं करता है क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। मतलब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो क्या करेगा, जो बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर सेक्शन नंबर 30 की वो कंडीशंस को पूरा करता होगा और वो किसी भी तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम्स को इंपेयर नहीं करता होगा। इंपेयर का मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब जितना पैसा उनका बनता है उससे कम नहीं दिया जा रहा होगा उन्हें, तो उस केस में उसके प्लान को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं करते हैं जो बेस रेजोल्यूशन प्लान होता है जो सबमिट किया गया है, या फिर बेस रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो इंपेयर करता है क्लेम्स किसका, ऑपरेशनल क्रेडिटर का, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, इनवाइट करेगा बाकी के रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से जो उन्होंने प्लान बनाए होंगे, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के अलावा जो बाकियों के रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने बाकियों ने प्लान बनाए होंगे वो मंगवाया जाएगा उनसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसकी तो एक प्लान बनाया जाएगा, या फिर ऐसा भी किया जाएगा कि बेस रेजोल्यूशन प्लान में भी कुछ नेसेसरी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो सबमिट करेंगे जो भी रेजोल्यूशन प्लान होगा परसुएंट टू द इन्विटेशन एंड शेल फुलफिल द क्राइटेरिया। ऑब्वियसली इसमें यही बोला गया कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो बाकी के अदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होंगे, जो भी टाइम पीरियड अलोकेट किया गया होगा उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने अपने प्लान सबमिट करेंगे, लेकिन वो प्लान सेक्शन नंबर 30 की कन्फर्मिटी में होने चाहिए और एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जो हमारा ऐसे नहीं कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा प्लान होना चाहिए, और उसके वही हमारे सबमिट करे जाएंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के द्वारा। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो प्रोवाइड करेगा टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस पे वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे। तो आप सबको पता होगा, बेसिस बताएगा कि किस बेसिस, किन चीज़ों को बेसिस रखते हुए उनके रेजोल्यूशन प्लान को कंसीडर किया जाएगा, क्या कब एक्सेप्टेंस हो सकती है, कब रिजेक्शन हो सकती है, तो वो सारे बेसिस बताएगा। दूसरी चीज़, उनको सेक्शन नंबर 29 में जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे, तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे ही तो एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। उसके बाद
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा टू द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, जो भी इवैल्यूएशन होगा, जो भी हमारा इवैल्यूएशन होगा, जो कि सेक्शन नंबर 30 को जो पूरा कर रहा होगा, वो हमारा प्रेजेंट किया जाएगा कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के सामने। द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स इवैल्यूएट करेंगे जो भी रेजोल्यूशन प्लान होंगे और सेलेक्ट करेंगे जो भी रेजोल्यूशन प्लान उनमें से उनको बेस्ट लगेगा। और वेयर अगला सबसेक्शन 10 हमसे बोलता है वेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच क्राइटेरिया एज मे बी लेट डाउन बाय इट द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स डिसाइड करते हैं कि सेलेक्ट करने के लिए इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द बेस रेजोल्यूशन प्लान सच रेजोल्यूशन प्लान में बी सेलेक्टेड। मतलब जो आपका बेस रेजोल्यूशन प्लान है उससे जितने भी प्लान होंगे जो बेस्ट होंगे उनमें से जो भी बेस्ट होगा कमिटी ऑफ क्रिएटर्स 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स जो है अप्रूवल देंगे उस प्लान को और वो वाला एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये 66% वाली बात नीचे लिखी गई है, मैं आपको वहां पर जाके बता दूंगा, ठीक है। वेयर द रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड अंडर द सबसेक्शन 9 इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल और डज नॉट fulfill the requirements of subsection 10 it shall compete with the base resolution plan in such manner as subject to the conditions। मतलब अगर कोई प्लान हमारा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पसंद नहीं आता है और वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो जो हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान था उसी को कंप्लीट किया जाएगा, उसी को पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा, मतलब इन सेंस उसी को देखा जाएगा, उसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जाएगी। द रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड फॉर अप्रूवल under subsection 10 or subsection 11 as the case may be approved by the committee of creditors for submission of the adjudicating authority। जो भी हमारा रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट किया गया है उसी प्लान को सबमिट किया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने 90 डेज के अंदर अंदर। और आपको मैं बता दूंगा यहाँ पर कि अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बता दूँ, जो हमारा टोटल पीरियड था वो 120 डेज़ का था, आपको प्लान सबमिट करना था 90 डेज़ में, तो बीच में बचे 30 डेज़। इसी 30 डेज़ के अंदर अंदर जो हमारा वो है क्या नाम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देगा। ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी जाके आगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 30 डेज़ यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, तो टोटल मिला के 120 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हमारा खत्म होगा। Provided that where the resolution plan selected for approval is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file an application for the termination। लेकिन अगर कोई भी resolution plan हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर resolution professional क्या करेगा, टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने दो केस में एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा टर्मिनेशन के लिए, एक जब 90 डेज के अंदर अंदर प्लान नहीं बना, और दूसरा अगर प्लान बना लेकिन उसमें से कोई भी प्लान एक्सेप्ट नहीं किया गया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा जो भी हमारे दिखाए गए थे। उसके बाद द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान एज द केस में बी बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कितना है 66%। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था ऑफ द वोटिंग शेयर्स आफ्टर कंसीडरिंग इज फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा सेक्शन नंबर 53 में जैसा मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वही मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं, सेक्शन नंबर आपको ये याद रखना है इस क्लॉज का कि 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का अप्रूवल देते हैं, तब जाके वो प्लान एक्सेप्ट होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये, while considering the feasibility and viability of the resolution plan where the resolution plan submitted by the corporate debtor provides for impairment of any claims owed by the corporate debtor, the committee of creditors may require the promoter of the corporate debtor to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor, provided that where the resolution plan does not provide for such dilution the committee of creditors shall prior to the approval of the resolution plan as the case may be record the reasons for its approval। मतलब सिंपल सी चीज़ अगर इसके अंदर बोली गई है कि जब आप फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी देख रहे होगे किसी रेजोल्यूशन प्लान की और उसमें किसी भी तरीके का इंपेयरमेंट होगा क्लेम्स का, इंपेयरमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया जितना पैसा मिलना चाहिए एज पर द अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स उतना पैसा अगर नहीं मिल पा रहा है रेजोल्यूशन प्लान की वजह से, तो जो भी हमारा स्टेक होगा किसका, शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स का, डायरेक्टर्स का या फिर हमारे किसका जो पार्टनर्स का, तो वोटिंग राइट्स में या शेयर होल्डिंग में जितना भी होगा उस अपने स्टेक को वो डाइल्यूट करेंगे और उनके पैसे को पूरा करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी इंपेयरमेंट नहीं हो रही होगी तो कोई भी डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर द एज द केस में बी टू दैट। जो भी प्लान हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा वो हमारा सबमिट किया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। ओके उसके बाद फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जहाँ पर ये बताया द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 सबमिट कर सकता है। जो कॉर्पोरेट डेटर हमारा सेक्शन नंबर 25 को पूरा करता है, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 5 को, वो एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है ज्वाइंटली भी सबमिट कर सकता है और इंडिविजुअली भी सबमिट कर सकता है अदर पर्सन के साथ 2 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द pre-packaged insolvency process for the purpose of subsection 4 and section number 14 claims जो होंगे impairment तब मानी जाएगी तो जितना कि जब वो फुल पेमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे एज पर द अपडेटेड लिस्ट ऑफ द क्लेम्स। मतलब एज पर द अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स अगर आप फुल पेमेंट को नहीं दे पा रहे हो तो उस केस में हमारा जो है इंपेयरमेंट माना जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर इंपेयरमेंट का मतलब बता दिया था, बस यहाँ पर आपको मैंने पढ़ा दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 54L आता है जिसमें ये बोला गया कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारा सेटिस्फाइड है रेजोल्यूशन प्लान से जो अप्रूव किया गया है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अंडर सेक्शन 54K
कि वो सेक्शन नंबर 30 की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करेगा और अपना अप्रूवल भेज देगा। तो यहाँ पर 90 डेज़ के अंदर अंदर मैक्सिमम प्लान पहुँच जाना चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो हाँ या ना बोलेगा और 120 डेज़ के अंदर अंदर टोटल हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये बोला गया, प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अंडर द सबसेक्शन सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द रेजोल्यूशन प्लान हैज प्रोविजंस फॉर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। मतलब सिंपल सी चीज़ है, रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट होने से करने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के देखेगा कि उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है या नहीं। द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव द सेम, जैसा हमारा सेक्शन नंबर 31 में बोला गया है वो सेम हमारा मोटेटिस अप्लाई करेगा कि अब आगे रेजोल्यूशन प्लान की तरह ही कंपनी हमारी चलेगी, मॉरेटोरियम हमारा सीज हो जाएगा। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है रेजोल्यूशन प्लान से, तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर अपनी रिजेक्शन भी दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ये बात मैंने बता दी आपको। ओके, इसके बाद यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमारा रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा तो क्या होगा। अगर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगा जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है और लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 33 में, और डिक्लेयर कर दिया जाएगा दैट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का जो कॉस्ट है, जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट है, वो लिक्विडेशन के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और जब भी पैसा दिया जाएगा तो सबसे प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का कॉस्ट प्लस लिक्विडेशन का कॉस्ट ही हमारा दिया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन सेक्शन विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर ऑर्डर पास करता है 54J में एंड द रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव किया गया था कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा एज द केस में भी डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगा, क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा रेजोल्यूशन प्लान, टर्मिनेट कर देगा हमारा और लिक्विडेशन स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, जो भी हमारा कॉस्ट लगा होगा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का वो हमारा लिक्विडेशन का कॉस्ट बना दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई बंदा 54M कहता है कि कोई बंदा अगर खुश नहीं है इस प्लान से जो एक्सेप्ट किया गया है, वो एज पर सेक्शन नंबर 61 सब सेक्शन 3 अपील फाइल कर सकता है NCLT के सामने, अगर आप प्लान से खुश नहीं हो तो। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब कब, देखते हैं कैसे। कहता है जहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल करते हैं एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने अंडर सेक्शन 54K और 54D, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा कि टर्मिनेट कर दो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, एंड जो भी हमारा वो क्या नाम है अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस वगैरह की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या अवॉइडेंस की जो हमारी अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस की चल रही है वो हमारा कंटिन्यूएशन रहेगा, उसकी वो चलती रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा जहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एट द एनी टाइम आफ्टर द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बट बिफोर रेजोल्यूशन प्लान, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने के 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ऐसा बोल दिया कि हमारे को लिक्विडेशन करना है, हमें जो है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं करना है, तो उस केस में भी टर्मिनेशन हो सकता है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का। ये जब हम नॉर्मल कंपनीज का भी पढ़ते हैं तो भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उनका 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बिफोर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान ऐसा बोल देते हैं कि हमें नहीं करवाना ये CIRP वगैरह, ये टाइम वेस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और उसके बाद NCLT ऑर्डर पास कर देगा और लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब पास करेगा तो कॉर्पोरेट डेटर जो होगा, जो हमारा बेयर करेगा, जो भी कॉस्ट हमारी लगी होगी, तो कॉर्पोरेट डेटर को वो पैसे भुगतने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे, जो भी कॉस्ट हमारी प्री पैकेज की लगी होगी। ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू कंटेंट इन द सेक्शन विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया 54J में एंड द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड, तो जहां पर हमारा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है वहां पर लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 33 में एंड डिक्लेयर कर दिया जाता है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के कॉस्ट को कि वो लिक्विडेशन की कॉस्ट में कंसीडर करी जाए और प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाए पैसा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 54O आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मुझे लगता है इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं, कहता है इनिशिएशन ऑफ CIRP, क्या कहता है सेक्शन नंबर 54O, कहता है द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एट एनी टाइम आफ्टर द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान और एज द केस में बी 54K बाय द vote of 66% of the voting shares may resolve to initiate a CIRP in respect of the corporate debtor which is eligible for CIRP under chapter 2। मतलब अगर किसी बंदे का प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है तो उस केस में अगर 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है बिफोर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान कि हमें प्री पैकेज नहीं करवाना, इसका नॉर्मल CIRP करवाना है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फॉर द नॉर्मल CIRP।
ऐसा क्यों किया जाएगा? देखो CIRP में 330 डेज मैक्सिमम होते हैं इंक्लूडिंग द लीगल, वो वैसे उनमें 180 डेज होते हैं प्लस एक्सटेंशन भी होती है 90 डेज तक की मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यहां पर सिर्फ आपको मैक्सिमम 90 डेज मिलते हैं प्लान सबमिट करने के लिए और टोटल मिला के 120 दिन मिलते हैं। तो कभी अगर ऐसा लगता है तो जो एलिजिबल कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है कि हमें प्री पैकेज नहीं चाहिए, हमें CIRP का स्टार्ट करवाना है और हमें CIRP के तहत सारा का सारा काम करना है। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बोली गई कि जब चैप्टर नंबर 2 में आप अगर CIRP स्टार्ट करवाते हो तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो डिसीजन के बाद तो 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा। किसके द्वारा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास करके क्या बोलेगी कि टर्मिनेट कर दो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को और इनिशिएट करो CIRP। ठीक है। दूसरा, अपॉइंट करने के लिए बोलेगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जिसको हम IRP अपॉइंट करेंगे और उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको RP बनाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है। और डिक्लेयर कर देगा जो भी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की कॉस्ट है वो CIRP की कॉस्ट में ऐड कर दी जाए और सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से जब पैसा दिया जाए तो प्री पैकेज प्लस CIRP दोनों को कंसीडर किया जाए पैसा देते टाइम। ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा दिया जाए, मतलब मिला जुला के। कहता है वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट द रिटन कंसेंट। लेकिन जिसको एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हम प्रोफेशनल एज अ अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग जो है मतलब जिसको भी हम एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर रहे हैं फॉर द कमेंसमेंट ऑफ CIRP, तो वो बंदा अगर अपनी कंसेंट नहीं देता है तो फिर क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है एप्लीकेशन फाइल करेगी IBBI के पास और IBBI जो है वो क्या करेगा? एक बंदे का नाम दे देगा और उस बंदे को एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हम अपॉइंट कर देंगे और वो बंदा जो है आगे कंपनी को जो है पूरा का पूरा CIRP का प्रोसेस जैसा हमारा होता है वो चलाया जाएगा। इसके बाद वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास द ऑर्डर, जहां NCLT ऑर्डर पास करेगा तो ये ऑर्डर ऐसा माना जाएगा जैसे सेक्शन नंबर 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर का ऑर्डर एक्सेप्ट होता है वैसा ही माना जाएगा। दूसरा, हमारा कमेंसमेंट कब से होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा कमेंसमेंट उस दिन से होगा जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास करेगा कि प्री पैकेज को कन्वर्ट करके किस में कर दिया जाए? नॉर्मल CIRP में डाल दिया जाए। तो जिस दिन ये ऑर्डर पास किया गया है उसी दिन से 180 डेज का जो पीरियड होता है वो वहां से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग से देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही है सेक्शन नंबर 67A में वो हमारी चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगी। जो फ्रॉडलेंट वाली होती है, अंडरवैल्यूड वगैरह वाली, वो सारी चलती रहेंगी। और जहां जहां इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगा उसका मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट भी है, ये कहा जा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया है। इसके नीचे जो बातें लिखी गई हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। तब पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया। एक बार मेरी वीडियो को सुनिए, एक बार जरूर सेल्फ रीड करिए, क्योंकि आप किसी टीचर से भी क्लासेस लेते हैं ना तो अपने को यही करना होता है कि पहले एक बार सुन लिया, उसके बाद हमें खुद से पढ़ना होता है। और एक बार सुन लिया, बस जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में आपने यहाँ पर लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या ये सेक्शन बोल रहा है, जिससे कि अगर आप जब आप इसको रीड करोगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। और बाय चांस इन केस, वैसे ऐसा होगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया होगा, अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो आप उसको भी आप कंसिडर करके छोटा सा पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है। इन केस होता है कि कई बार बड़े बड़े लोग मिस कर जाते हैं, तो मैं तो बहुत अभी शुरुआत करी है तो हो सकता है मिस किया हो, लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि मैंने एक एक वर्ड रीड करा है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी अपने बेस्ट देते हुए। और वैसे भी नॉर्मल प्रोसेस था, कुछ नहीं था। आपने अगर पुराना पढ़ रखा है तो ये इजीली मेरी वीडियो देखते ही आपको समझ आ जाएगा और एक रीड मारोगे बात खत्म, पेपर तक के लिए आपका पूरा अच्छे से ये हो जाएगा। अब जो हमारी थोड़ी बहुत वीडियोस, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी वीडियो 15-20 मिनट की और बनेगी जिसमें मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट है, ये पामला की डेफिनेशन वगैरह में जो चेंजेस आए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा बहुत IBC में जो ये हमारी डेफिनेशंस वगैरह जोड़ी गई हैं प्री पैकेज को लेकर वो बताया गया है। अब देख लो सेक्शन नंबर 4 में 1 करोड़ वाली बात है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। सेक्शन नंबर 5 में डेफिनेशंस वगैरह में थोड़े चेंजेस नहीं है, एडिशन किया गया है। जैसे बेस रेजोल्यूशन प्लान में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेस रेजोल्यूशन प्लान वो प्लान होता है जो सबमिट किया जाता है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा 2 दिन के अंदर अंदर। उसके अलावा जहां जहां कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी CIRP वर्ड था उसके साथ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वर्ड को भी ऐड करने के लिए बोल दिया गया है। इसके ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक आध छोटा सा सेक्शन 11A मुझे पता है जो ऐड किया गया है, उसके बारे में 4 वर्ड्स का ये छोटा सा देख लो, 4 प्रोविजो ही है और उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी उसकी वीडियो बना दूंगा। ये फिलहाल इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली थी जो एक पूरा का पूरा था। तो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, बार बार देखें और फटाफट से रिवाइज के लिए ओपन बुक है, मज़े आ जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, वो ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, 15-16 मिनट की, 20 मिनट की, ज़्यादा मैक्सिमम 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ना जाए, लेकिन इनकेस अगर कुछ समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो लग जाता है। बाकी ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके साथ ये वाली वीडियो मैं रोकता हूँ और बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड ऑफ योर सेल्फ। बाय, ऑल द बेस्ट।